नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रंजीत और स्वागत है आप सभी का आरकेजी सिविल पाठशाला यूट्यूब चैनल में। आज की तारीख है 6 अप्रैल 2024 और दिन है शनिवार। आज के द हिंदू न्यूज़पेपर का हम एनालिसिस करने वाले हैं। सबसे पहले एडिटोरियल वाले हिस्से को देखते हैं और एडिटोरियल के बाद हम देखेंगे महत्वपूर्ण खबरों को। तो पहला जो एडिटोरियल डिस्कस करने वाले हैं ये पैलेस्टाइन के मुद्दे से रिलेटेड है। अभी हाल फिलहाल में देखा जाए इजराइल और यूक्रेन के बीच में जंग चल रही है। इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में जंग चल रही है। इसका क्या असर पड़ सकता है पैलेस्टाइन स्टेट के ऊपर? आज के टाइम में युद्ध की क्या स्थिति चल रही है? इजराइल को लोग कितना सपोर्ट कर रहे हैं, पैलेस्टाइन को लोग कितना सपोर्ट कर रहे हैं? इसके अलावा क्या इस युद्ध के चलते चलते और भी नए नए फ्रंट खुल रहे हैं और भी नई नई संभावनाएं बन रही हैं कि कहीं और से भी युद्ध छिड़ सकता है? इसके ऊपर ये आर्टिकल लिखा गया है और इन्हीं मुद्दों के ऊपर ये ज़्यादा फोकस करता है। तो राइटर का कहना है कि आने वाले टाइम में ऐसा लगता है हमको कि जब फ़िलिस्तीन जैसा, पैलेस्टाइन जैसा कोई कंट्री बचने वाला नहीं है, वो संप्रभु नहीं रहने वाला है, क्योंकि इस लायक उसको छोड़ा ही नहीं जाएगा। इजराइल उसको छोड़ना ही नहीं चाहता है। इजराइल का कहना है कि मैं एक एक हमास को ढूंढ ढूंढ कर मारूंगा, और जबकि यदि यहाँ पर चुनाव होते हैं, पैलेस्टाइन में यदि चुनाव होता है ना, तो सबसे पहले सरकार बनाने के मामले में हमास ही आगे आने वाला है। लोग उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट एक हीरो के तौर पर करने वाले हैं, ऐसा राइटर का कहना है। पूरी दुनिया में देखा जाए ना, पूरी दुनिया में टू स्टेट फार्मूला को सपोर्ट किया जा रहा है, बट इट इज़ एज गुड एज डेड। लेकिन ये ख़त्म हो चुका है। भले ही आप सपोर्ट कर रहे हैं, सिंगल स्टेट के तौर पर ही उभरेगा पैलेस्टाइन, नहीं तो टू स्टेट के बारे में तो आप भूल ही जाइए। यहाँ पर पैलेस्टाइन को हम मैप के माध्यम से देख लेते हैं कौन कौन सी बाउंड्रीज इसको टच करती हैं। तो देखिए, ये जो सबसे बड़ा सा हिस्सा आप देख रहे हैं ना, ये वाला हिस्सा पूरा का पूरा इजराइल का है। मतलब हम इसकी बात कर रहे हैं, ये वाले एरिया की, ये पूरा इजराइल है और यहीं पर ये पैलेस्टाइन है। इसको भी आप देखेंगे ना, तो ये टू पार्ट में हमको दिखाई देगा। एक ये गाजा स्ट्रिप हो गया और ये हो गया हमारा वेस्ट बैंक। पैलेस्टाइन ये हो गया, दोनों को मिला दिए तो, और ये हो गया आपका जेरूसलेम। एक तरफ तो ये डेड सी से जुड़ा हुआ है, कहीं कहीं पर जॉर्डन से इसकी बाउंड्री टच होती है, इजराइल के साथ में ये कनेक्टेड है। इसके अलावा यहाँ पर इस मैप के माध्यम से हमको एक 1949 की आर्मिस्टिस लाइन, जिसको हम ग्रीन लाइन बोलते हैं, ये इजराइल और पैलेस्टाइन को अलग करने का काम कर रही है। इसके अलावा यदि हम इजराइल की बात कर लें, ये देखिए, ये इजराइल है, ये इजिप्ट है, और ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ना, ये वाला हिस्सा पूरा हो गया आपके जॉर्डन का। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर भी एक लाइन खींच दी गई है, सीमा निर्धारित करी गई है 1950 की। ये है आर्मिस्टिस लाइन, ये 1950 की है, और 1949 की ये वाली लाइन है। अब हम एडिटोरियल में आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या क्या मुद्दे आगे उठाए जा रहे हैं। राइटर का कहना है ये बात तो एकदम क्लियर हो गई है कि जो टू स्टेट वाला फॉर्मूला है ना, वो काम में आने वाला नहीं है। इसका मतलब ये है कि पैलेस्टाइन भी सोवरेन कंट्री के रूप में उभर कर के सामने नहीं आएगा। सोवरेन कंट्री किसको बोलते हैं? एग्जाम्पल के तौर पर इंडिया की हम बात करें, इंडिया पहले अंग्रेज़ों के अधीन था, तब हम उसको सॉवरेन कंट्री नहीं बोलते थे। अब आज़ाद हो गया है, स्वतंत्र डिसीजन हम ले सकते हैं, हमारे ऊपर किसी का हाथ नहीं है, इसको हम बोलेंगे सॉवरेन कंट्री। 7 अक्टूबर 2023 के पहले देयर वाज सम पॉसिबिलिटी ऑफ ए पैलेस्टाइन स्टेट इमर्जिंग एट सम टाइम, इवन विथ सेवरल केवेट्स।
जब तक ये युद्ध नहीं छिड़ा था, कहने का मतलब ये है, तब तक हमको ऐसा लगता था कि हो सकता है इजराइल पैलेस्टाइन थोड़ा सा ऊपर उभर करके सामने आएगा। इसके बाद बहुत सारे नेगोशिएशंस होते हैं दोनों कंट्रीज़ के बीच में, इजराइल के बीच में, फ़िलिस्तीन के बीच में, हमास के बीच में, कि आप कैसे भी करके इस युद्ध को रोकिए। लेकिन देखा जाए ना, तो अभी तक कोई परमानेंट सॉल्यूशन इसका निकल कर के सामने नहीं आया है। जनवरी 2001 में इन टेबा दे केम क्लोज टू रीचिंग एन एग्रीमेंट। इनकी हिस्ट्री ही रही है, इनकी विवाद की जो है ना हिस्ट्री ही रही है। जैसे कि यहाँ पर ताबा एग्रीमेंट हुआ था सन 2001 में, हमास वर्सेस द पैलेस्टाइन ऑथोरिटी। हमास और पैलेस्टाइन ऑथोरिटी दोनों में किस प्रकार का हमको डिफरेंस देखने को मिलता है। सबसे पहले अभी तक हमने क्या किया है एंड दुनिया क्या सोचती है इस युद्ध को लेकर के। 7 अक्टूबर के बाद गवर्नमेंट जितनी भी थी पूरी दुनिया की, ठीक है, उन्होंने 2 स्टेट फार्मूला को पुनर्जीवित करने की कोशिश करी एंड सब लोग इसको दोहराते गए। एंड देयर इज़ हार्डली एनीवन इन इज़राइल सपोर्टिंग ए पैलेस्टाइन स्टेट। लेकिन इजराइल का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो कि सपोर्ट करे पैलेस्टाइन को एक देश के तौर पर। देयर रीजनिंग इज़ लॉजिकल फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू, और उनकी जो रीजनिंग है ना उनके पॉइंट ऑफ व्यू से लॉजिकल लगती है। आगे बोला जाता है कि यदि यहाँ पर कहीं इलेक्शन आप कंडक्ट करा दोगे तो क्या होगा। आज के समय में मोस्ट पॉपुलर समुदाय है, मोस्ट पॉपुलर ग्रुप माना जाता है वेस्ट बैंक का हमास। जितना पहले कभी नहीं था उतना ज़्यादा पॉपुलर आज के समय में हो चुका है। इसका मतलब ये है, देखिए, जब कभी युद्ध ख़त्म होगा और यदि यहाँ पर इलेक्शन होते हैं पैलेस्टाइन टेरिटरीज़ में, तो आप ये समझ लेना कि हमास को फिर हराना मुश्किल हो जाएगा चुनाव में। हमास के लिए लोग कितना सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ तक कि 7 अक्टूबर के पहले हमास हैड ए गुड फॉलोइंग एमंग वेस्ट बैंक पैलेस्टाइंस। ऐसा नहीं है कि युद्ध के पहले हमास के ज़्यादा फॉलोअर नहीं थे, लेकिन जब से युद्ध छिड़ा है ना, तब से देखा जाए हमास के जो फॉलोअर्स हैं वो कईयों गुना बढ़ गए हैं। नो इजरायली इज़ प्रिपेयर्ड टू काउंटेनेंस दैट इवेंचुअली। अब हम बात करते हैं व्हाट अबाउट द पैलेस्टाइन अथॉरिटी बेस्ड इन रामल्ला। पैलेस्टाइन अथॉरिटी लोकेटेड है रामल्ला में, वो क्या सोच रखती है इसके बारे में यहाँ पर बताया जाता है। देखिए, तो जो पैलेस्टाइन अथॉरिटीज़ है, इजराइल और फ़िलिस्तीनियों के बीच में भ्रष्ट और अप्रभावी होने के कारण पूरी तरह से बदनाम है। अब ये जो पैलेस्टाइन अथॉरिटी की हम बात कर रहे हैं, ये क्या है, अपने स्वतंत्र डिसीजन नहीं ले पा रहा है, कभी इसकी तरफ जाता है तो कभी उसकी तरफ जाता है, इसलिए ये पूरी तरह से अप्रभावी हो गई है। इसका मतलब क्या है, क्या पैलेस्टाइन ख़त्म हो जाएगा एंड रफ़ाह जो जगह है क्या उसमें युद्ध छिड़ने वाला है। यदि ओपन इलेक्शन कंडक्ट होते हैं पैलेस्टाइन में, तो हमास जो है इमर्ज होके आएगी एज ए पार्टी विथ ए मेजॉरिटी वाली पार्टी ये बन करके उभरेगी। ओनली इफ हमास इज टोटली एंड इफेक्टिवली एंडेड वुड इजराइलीज बी विलिंग टू कंसिडर द पॉसिबिलिटी ऑफ पैलेस्टाइन स्टेट एंड इराडिक्शन ऑफ हमास इज़ नॉट ईजी। यहाँ पर एक बात हमें सोचने की ये ज़रूरत है, यदि हमास जब तक पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो जाता है, तब तक वुड इजराइलीज बी विलिंग टू कंसिडर द पॉसिबिलिटी ऑफ ए पैलेस्टाइन स्टेट। दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या इजराइल में रहने वाले लोग पैलेस्टाइन को देश के रूप में मान्यता देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते हैं। और साथ ही साथ में ये बात तो इस पर ही निर्भर करती है कि आप हमास को वहाँ से हटा रहे हैं कि नहीं हटा पा रहे हैं। और दूसरी बात ये है, इनके फॉलोअर बहुत बड़ी तादाद में हैं और ये काम कोई आसान काम नहीं है। इसका मतलब ये है, यदि आप हमास को ख़त्म करना चाहते हैं तो युद्ध कंटिन्यू जारी रहेगा एंड रफ़ाह विल बी इजराइल डिफेंस फोर्स डिस्ट्रॉइंग द रिमेनिंग 4 बटालियन ऑफ हमास मिलिटिया।
रफ़ा में हमास की 4 बटालियनें हैं, इनको ख़त्म करना चाहता है इजराइल। इसके लिए वो किसका इस्तेमाल करेगा? इजराइल डिफेंस फोर्स का। Even respectable revisionist Israeli scholars and historians support the invasion of Rafah। यहाँ तक कि आप ये देखेंगे कि जो इजरायली स्कॉलर्स एंड हिस्टोरियन हैं ये लोग भी कह रहे हैं कि नहीं, इजराइल को रफ़ाह में हमला कर देना चाहिए और बची खुची जो ताकत है हमास की उसको भी मिट्टी में मिला दीजिए। लेकिन आप ऐसा करते हैं तो जो 80 से 90 इजरायली हॉस्टेज अभी भी कैद में हैं हमास के, उनका क्या होने वाला है? वहीं यदि हम इजराइल की जनता की बात करें, इस मामले में वो डिवाइडेड है। कुछ लोग हाँ बोलते हैं, कुछ लोग नहीं बोलते हैं। इसके अलावा नेतन्याहू कंटिन्यू लोगों को ये एहसास दिलाना चाह रहे हैं कि हम जो है रफ़ाह में अटैक करेंगे, जबकि पब्लिक वार्निंग ऑलरेडी से दी जा चुकी है इजराइल के स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्टर के द्वारा, अमेरिका के द्वारा। उनका कहना है कि ज़्यादा खून खराबा करने से कोई मतलब नहीं होने वाला है। अब आगे चर्चा करी जाती है कि ये जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, ये जो युद्ध चल रहा है ना, धीरे धीरे करके फैलते जा रहा है, इसीलिए इसको रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। तो ये जो गाजा का युद्ध है ना, और भी ज़्यादा वाइडर हो जाएगा एंड रीजनल कन्फ्लिक्ट के तौर पर उभर करके सामने आ सकता है। इस बात को लेकर के मिस्टर बाइडेन काफ़ी चिंतित हैं कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। एंड इनके जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी जे ब्लिंकन हैं, इन्होंने ट्रैवलिंग किया है इस रीजन की, ताकि इस प्रकार का जो इसका प्रचार प्रसार है उसको रोका जा सके, सीज फायर को लागू किया जा सके। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रिजोल्यूशन की बात करें तो कितने बाद में ये रिजोल्यूशन आप लेकर के आए हैं, जब कोई सब कुछ तबाह हो चुका है, तो फिर यूनाइटेड नेशंस जैसी संस्थाएं बनाने का शायद कोई भी मतलब नहीं है। यदि आप युद्ध को जल्द से जल्द रोक नहीं सकते हैं तो यूनाइटेड नेशंस का कोई भी मतलब नहीं है। इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर अमेरिका जैसी कंट्रीज़ का दबदबा है, रसिया जैसी कंट्रीज़ का दबदबा है, चाइना जैसी कंट्रीज़ का यहाँ पर दबदबा है। ये लोग किसी चीज़ को पारित नहीं होने देते हैं, अपना पॉलिटिक्स खेल जाते हैं। जैसे कि इजराइल का सपोर्ट करता है अमेरिका, इजराइल के प्रति यदि कोई रेजोल्यूशन लाया जाता है यूनाइटेड नेशंस में, संयुक्त राष्ट्र सभा में, तो उसके ऊपर वीटो लगा देता है अमेरिका। अच्छी बात ये रही कि इस बार जो रिजोल्यूशन लाया गया था कि हमको तुरंत संघर्ष विराम चाहिए, क्योंकि रमज़ान का महीना चालू हो गया है। तो हालांकि ये जो संघर्ष विराम की बात कर रहे हैं, ये खाली ये रमज़ान के महीने तक था, आगे क्या होगा इसके बारे में किसी ने नहीं सोचा है। अब शुरू में हम ये बोल रहे थे कि ये जो युद्ध है और भी ज़्यादा फैल सकता है। तो एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं इजराइल एंड हिजबुल्ला, हम लेबनान की बात कर रहे हैं, ये यहाँ पर ऑलरेडी से इनके बीच में टेंशन चल रही है। बहुत सारे लोगों को यहाँ पर कैजुअलिटीज़ हुई है बोथ साइड्स में। हिजबुल्ला हैज़ थाउजेंड ऑफ रॉकेट एंड मिसाइल एम्ड एट इजराइल। तो हिजबुल्ला ने भी क्या काम किया, बहुत सारे रॉकेट और मिसाइल दागे हैं इजराइल की तरफ। एंड इट माइट सी गाजा वार एज एन आइडियल अपॉर्चुनिटी टू लॉन्च मोर डेडली अटैक ऑन इजराइल इन सपोर्ट ऑफ हमास। और आगे ये भी हो सकता है कि ये बहुत अच्छा मौका मिल गया हिजबुल्ला को कि वो हमास को सपोर्ट करते हुए इजराइल में और भी ज़्यादा इस प्रकार के रॉकेट दाग सकता है, अटैक कर सकता है। इस प्रकार से देखा जाए, हम कह रहे हैं ना कि एक और फ्रंट खुल चुका है युद्ध का। शिया मूवमेंट सपोर्ट कर रहा है इक्वली स्टाउंच सुन्नी ग्रुप। 10 of 1000 ऑफ इजरायली सिटीजन हैव बीन इवैक्यूएटेड फ्रॉम नॉर्दर्न इजराइल। इसके अलावा बहुत सारे जो लोग हैं उनको नॉर्दर्न इजराइल से बाहर निकाला गया है। इसके बाद हमने देखा था कि इजराइल ने सीरिया की टेरिटरी में, मतलब ईरानियन एम्बेसी में अटैक किया था। इसका मतलब ये है आपने सीरिया के ऊपर भी अटैक कर दिया है, आपने ईरान के ऊपर भी अटैक कर दिया है। अब ये दोनों देश मिलकर के मौका ढूंढ रहे हैं कि कैसे करके हम इजराइल से अपना बदला लेंगे। आगे बोला जाता है, और यदि ऐसा कुछ होता है ना आने वाले समय में, तो आप ये समझ लीजिए कि एक कंट्री और भी इसमें
शामिल होने वाला है। वो कौन है? वो है मिस्र। Egypt is under pressure to permit the people from Rafah to enter Egyptian territory when IDF invade there। देखो यहाँ पर बोला जा रहा है यदि आईडीएफ की तरफ से यहाँ पर अतिक्रमण किया जाता है ना, तो रफाह जो लोग भागेंगे उनको रोका जाएगा इजिप्टियन टेरिटरी में एंटर होने से लिए। इसके बाद वाला जो एडिटोरियल डिस्कस करने वाले हैं ये कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ पार्लियामेंट से रिलेटेड है। इसका मतलब ये हो गया कि हम पार्लियामेंट की चर्चा कर रहे हैं और पार्लियामेंट के अंतर्गत हम लोकसभा और राज्यसभा के बारे में यहाँ पर देखेंगे। लोकसभा और राज्यसभा में आज के समय में जो कार्यवाही हो रही है वो कितने हद तक सही है और उसमें कौन कौन से सुधार की गुंजाइश है, इसके ऊपर ये आर्टिकल लिखा गया है। संसद में जो कामकाज होता है उसके कई सारे पार्ट्स रहते हैं, कभी ये काम होगा कभी वो काम होगा, सीक्वेंस वाइज ये काम चलता है। तो ये जो कामकाज है इसमें और कौन कौन सी कमियां हैं, राइटर ने इसके ऊपर फोकस किया है। 17वें नंबर का जो लोकसभा चुनाव है, ठीक है, सॉरी 17वें नंबर की जो लोकसभा की जो बैठक है 2019 से 24 के बीच में ये कंक्लूड हो चुकी है। इन ए टिपिकल डिपार्चर फ्रॉम इट्स एज यूजुअल 5 डे वर्किंग शेड्यूल, इसमें 5 दिन का ही वर्किंग शेड्यूल रखा गया था। तो जो 17वें नंबर की लोकसभा है 2019 से 2024 ये कंक्लूड हो चुकी है। अब लोकसभा की बैठक को आपने समाप्त कर दिए हैं और रिजल्ट क्या निकल कर के आया है इसके बारे में कभी आपने सोचे नहीं हैं। जैसे हमारे देश में आम चुनाव होने वाला है, यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन खड़े हो जाते हैं कि क्या इतिहास खुद को दोहराएगा या फिर कोई नई मिसाल कायम होने वाली है। इसके बाद मिनिस्ट्रीज़ को किस प्रकार से डर लगा रहता है, यहाँ पर क्वेश्चन खड़ा किया जाता है। बहुत सारे क्वेश्चन सरकार से किए जाते हैं लेकिन उनका जवाब सरकार देती नहीं है, इसलिए तो हम बोलते हैं कि मंत्रालयों का प्रदर्शन कैसे रहा है, ये सारी चीज़ उनसे क्वेश्चन करे जाएंगे। उनके आंसर जब हमको मिलेंगे तब पता चलेगा कि कौन कैसा काम कर रहा है। तो जो ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर है फाउंड इटसेल्फ इनऑर्डेटेड विथ 1446 क्वेश्चन फ्रॉम राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ विच 28 वर आंसर्ड। राज्यसभा के मेंबर की तरफ से क्वेश्चन पूछे गए थे कितने? 1146, जिसमें से केवल 28 क्वेश्चन के आंसर दिए जा चुके हैं। इसके बाद नोटिस भेजी गई थी प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में। यहाँ पर हमको विटनेस देखने को मिला है शार्प डिक्लाइन इन हाउस ऑफ पीपुल। लोकसभा में हमको डिक्लाइन देखने को मिला है। एंड जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर 5000 थे 15वीं लोकसभा में एंड 16वीं लोकसभा में, ये घट करके 1700 हो चुके हैं 17वें नंबर की लोकसभा के चुनाव में। इसका मतलब ये हो गया है, ये अंडरस्कोर करती है वेनिंग इंटरेस्ट इन सीकिंग आंसर फ्रॉम द अपेक्स एग्जीक्यूटिव ऑफिस। अब हम बात करते हैं कि हम लोगों ने जिन प्रतिनिधियों को निर्वाचित किया है, इलेक्टेड किया है, उन लोगों की क्या प्राथमिकताएं रही हैं। तो पिछली 3 लोकसभा से ये चीज़ क्लियर हो गया है कि हमारे जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, ठीक है, ये लोगों की प्राथमिकताओं पर प्रकाश डालते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर जो ट्रांसफॉर्मेशन हमको सबसे ज़्यादा दिखाई देता है वो है मिनिस्ट्रीज़ ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। 2 डिपार्टमेंट ऐसे ज़्यादा हैं जहाँ पर लोगों ने सबसे ज़्यादा क्वेश्चन खड़े किए हैं, एक तो मेडिकल को लेकर के और दूसरा किसानों को लेकर के, क्योंकि ये 2 जो मिनिस्ट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पर हाईएस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे गए हैं। कंट्री के हेल्थ केयर सिस्टम की बात करें तो आप देखिए
कोविड-19 महामारी के बाद जो स्थिति पैदा हुई थी, हमारे प्रतिनिधियों द्वारा लगातार निगरानी करी गई थी, इसके ऊपर भी क्वेश्चन खड़े होते हैं। लेकिन देखा जाए सबसे ज़्यादा सवालों वाले मंत्रालय होने के बावजूद, जहां किसानों से लेकर के पूर्व मंत्री जब तक जवाब मांगते हैं, लोकसभा में सवालों की संख्या में मामूली गिरावट देखी गई है। इसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि लोकसभा में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें हमको गिरावट देखने को मिल रही है। ऐसा आखिर क्या हो गया है? इसके अलावा अगला जो परिवर्तन हम देखते हैं वो है जो नेशनल सिक्योरिटी एंड इंटरनल अफेयर से रिलेटेड मैटर है ना, यहाँ पर भी हमको डिक्लाइनिंग देखने को मिलता है। डिफेंस मिनिस्ट्री की बात करें, tasked with steering the nation's fiscal destiny, the ministry has witnessed a gradual erosion of parliamentary interest, declining to fourth and fifth position in the Rajya Sabha and Lok Sabha responsibility। यहाँ पर भी हम देखते हैं हमारी जो डिफेंस मिनिस्ट्री रही है ना, यहाँ पर भी जो ग्रेजुअल लेवल पर पार्लियामेंट्री जो इंटरेस्ट है ना, उसमें कमी दिखाई दी है। मतलब यहाँ पर भी लोग उतना ज़्यादा क्वेश्चन खड़ा नहीं करते हैं। इसके अलावा अगला जो सेक्शन रहा है, अगला जो डिपार्टमेंट रहा है लोकसभा में, वो है एजुकेशन से रिलेटेड। एजुकेशन से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं गवर्नमेंट से, जो कि बताती है कि हम लोग काफ़ी ज़्यादा जागरूक हो रहे हैं। एजुकेशन रिमेन्स अमंग द टॉप 5 मिनिस्ट्रीज दैट आर सब्जेक्ट टू रिगोरस क्वेश्चनिंग, जहाँ पर हमको काफ़ी बड़ी संख्या में, ठीक है, हमको कहना चाहिए क्वेश्चन उठाते हुए दिखाई देंगे। हालांकि एक चीज़ और भी हम नोट किए हैं कि ऐसे क्वेश्चन जिनको डिसअलाउ कर दिया गया है, आप उनको नहीं पूछ सकते, ऐसे क्वेश्चनों की संख्या भी हमको देखने को मिलती है ज़्यादा से ज़्यादा इसमें। वहीं यदि हम ट्रेंड की बात कर लें तो किस प्रकार के ट्रेंड आज के समय में हम देख रहे हैं, तो वहीं लोकसभा की बात करें तो जो परसेंटेज ऑफ डिसअलाउड क्वेश्चन है, ये डाउन हमको देखने को मिल रहा है यदि हम अक्रॉस सक्सेसिव लोकसभास की बात करते हैं। द ट्रेंड इज प्रिजर्व फॉर द अपर हाउस वेयर द परसेंटेज ऑफ डिसअलाउड क्वेश्चन इज ग्रोइंग कॉन्स्टेंटली। जो ट्रेंड है ये हमको रिवर्स देखने को मिला है अपर हाउस में, ठीक है, जहाँ पर जो परसेंटेज है ना ऑफ डिसअलाउड क्वेश्चन है वो ग्रो किया है कंसिस्टेंटली यदि हम उठा करके देखते हैं तो। 17वें नंबर की जो लोकसभा रही है, कुछ मिनिस्ट्रीज हैं जैसे कि हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, होम मिनिस्ट्री, डिफेंस, एग्रीकल्चर, फार्मर वेलफेयर एंड फाइनेंस, मेड अप 36.6% ऑफ ऑल डिसअलाउड क्वेश्चन इन राज्यसभा। तो ज़्यादातर जो डिसअलाउड क्वेश्चन है वो हमें कहाँ कहाँ देखने को मिले हैं? ये हमें देखने को मिले हैं फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर एंड होम मिनिस्ट्री, डिफेंस एंड एग्रीकल्चर एंड फार्मर में। वहीं लोकसभा के बारे में बोला जा रहा है कि यहाँ पर हमको 37.8% डिसअलाउड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जो कि बताता है कि सिस्टमेटिक चैलेंज अभी भी मौजूद है पार्लियामेंट्री ओवरसाइट में। 17वें नंबर का जो लोकसभा का अभी हाल फिलहाल में आप देखेंगे बैठक हुई थी, यहाँ पर कुछ मिनिस्ट्रीज़ हैं जैसे कि हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, होम अफेयर, डिफेंस, एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर एंड फाइनेंस, यहाँ पर आपको 36.6% डिसअलाउड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे राज्यसभा में। वहीं लोकसभा में 37.8% डिसअलाउड क्वेश्चन हमको देखने को मिले थे। कुल मिलाकर के देखा जाए जो पार्लियामेंट्री ओवरसाइट है उसमें हमको चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं। अब यूज़ ऑफ इंटरवेंशंस को लेकर के यदि हम बात करें, हम यहाँ पर जीरो हावर से रिलेटेड चर्चा करने वाले हैं। इसके बाद जीरो हावर के बारे में थोड़ी सी यदि हम चर्चा करें तो देखिए, जीरो हावर चालू होता है डायरेक्टली क्वेश्चन आवर के बाद एंड एक्सटेंड रहता है अनटिल द कमेंसमेंट ऑफ डेज एजेंडा। जब तक आज के डे का एजेंडा पूरा नहीं हो जाता तब तक ये चलता रहेगा, ठीक।
एंड कुल मिलाकर के देखा जाए हमको दो सिग्निफाइंग द इंटरवल बिटवीन टू, यहाँ पर हमको दो चीज़ें इम्पोर्टेंट लगती हैं। ठीक है, इस प्रावधान के अंतर्गत जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, पार्लियामेंट के जो सदस्य लोग हैं, वो क्वेश्चन खड़ा कर सकते हैं बिना किसी प्रायर नोटिस के। 0 hour इज़ एन इंडियन पार्लियामेंट्री इनोवेशन, द प्रेस इज़ नॉट मैंशनड इन द रूल्स ऑफ प्रोसीजर। लेकिन इस बात का उल्लेख हमको रूल्स ऑफ प्रोसीजर में देखने को नहीं मिलता है। 0 hour से रिलेटेड कुछ डेटा यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। यदि हम पिछले 15 साल की बात करें, राज्यसभा में हमको देखने को मिला है 62%, एंड वाइल लोकसभा में हमको राइस देखने को मिला है 34% 0 hour में। इस प्रकार से यदि वृद्धि हो रही है तो ये एक पॉजिटिव सिग्नल माना जाता है, जो कि इंडिकेट करता है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर रहे हैं एड्रेसिंग प्रेसिंग इश्यूज एंड ग्रीवांसेस एंड आल्सो मेकिंग सीकिंग क्लैरिफिकेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। इसका मतलब ये है हमारी जो चिंताएं हैं, हमारे जो क्वेश्चन हैं, हम उनको सॉल्व करने में थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ में दूसरी जो चीज़ें हैं ना, वो कमज़ोर हुई हैं, जैसे कि हाफ एन आवर डिस्कशन, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, कॉलिंग अटेंशन, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन एंड स्पेशल मेंशन। ये चार जो चीज़ें हैं उतनी अच्छे से आगे नहीं बढ़ पाई हैं हमारे पार्लियामेंट के कामकाज से रिलेटेड। हालांकि बहुत सारे की इशू को हम सॉल्व कर सकते हैं 0 hour के माध्यम से, लेकिन इसके बावजूद भी इसमें कुछ इनहेरेंट लिमिटेशन आज भी मौजूद हैं। यदि हमें एक बैलेंस स्थापित करना है तो ये इम्पेरेटिव हो जाता है कि हम लिवरेज करें अदर इंटरवेंशंस को, जैसे कि कॉलिंग अटेंशन, शॉर्ट ड्यूरेशन, हाफ एंड आवर डिस्कशन, जो कि प्रोवाइड करता है एक प्रकार का प्लेटफार्म अलग 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 मेंबर को कि आप लोग भी पार्टिसिपेट करिए एंड जो डिबेट की क्वालिटी है उसको आप बढ़ाइए, कुछ बेहतरीन सॉल्यूशन लेकर के आइए। इसके बाद हम चलते हैं इकोनॉमी वाले हिस्से की तरफ और देख लेते हैं आरबीआई से रिलेटेड एक न्यूज़ आई है। इसमें हम रेपो रेट से संबंधित चीज़ें देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमको एक चीज़ समझना पड़ेगा, जैसे कि हम आरबीआई की बात करते हैं, नॉर्मली क्या रहता है, बैंक आरबीआई से पैसे उधार लेते हैं। ठीक है, इसको हम बोलेंगे रेपो रेट। एग्जाम्पल के तौर पर आरबीआई बैंकों को 7.5% में लोन दे रहा है। ठीक है, ये हो गई उसकी रेपो रेट। अब आरबीआई ने इस बार क्या काम किया है, 7.5% को 7.5% ही रहने दिया है, ना तो कम किया है ना ज़्यादा किया है। इसका मतलब ये हो गया है कि बैंक को जितने में लोन मिल रहा था उतने में ही मिल रहा है। अब आरबीआई कहता है कि मैंने यदि अपनी दर चेंज किया हूँ तो आप भी अपने ग्राहकों के लिए दर चेंज करिए। तो जाहिर सी बात है आरबीआई ने नहीं चेंज किया तो एसबीआई भी नहीं करेगा। इसका मतलब ये है मेरी महीने की किस्त यदि 6,500 रुपये कट रही है, मैं कहीं प्लॉट के लिए लोन लिया हूँ, कार के लिए लोन लिया हूँ, बाइक के लिए लोन लिया हूँ, तो मुझे उसमें किसी प्रकार की छूट मिलने वाली नहीं है। ठीक है, क्योंकि आरबीआई ने रेपो रेट में कमी नहीं करी है। यदि आरबीआई इसको कितना कर देता, 7% कम, 7% कर देता, 0.5% कम कर देता, तो बैंक भी अपना 0.5% कम कर देते। इसका मतलब ये है कि मैं यदि लोन लेने जाऊंगा या फिर मेरी कोई किस्त चल रही है तो मेरी किस्त मुझे 6,500 की जगह 6,000 ही कटेगी। यदि मैं बैंक से लोन लेने जा रहा हूँ तो नया लोन भी मुझे कुछ सस्ता मिल सकता है। इसके बाद अगली चीज़ आ जाती है रेपो रेट और दूसरी होती है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट जस्ट उल्टा होता है। इसके अंतर्गत क्या होता है, आरबीआई क्या काम करेगा, मार्केट से एक्स्ट्रा पैसा निकालने के लिए क्या काम करता है, बैंकों से पैसे उधार लेता है। तो ये हो जाती हमारी रिवर्स रेपो रेट। कभी कभी क्या होता है, आरबीआई ना इसको रेपो रेट को चेंज करता है ताकि इन्फ्लेशन को वो टैकल कर सके। कैसे करके टैकल करेगा,
यदि आरबीआई रेपो रेट को कम कर देता है, ठीक है, यदि आरबीआई रेपो रेट को कम कर दे, एग्जाम्पल के तौर पर 4.5% कर दे, अब बैंक हमको सस्ता लोन दे रहा है, 4.5% में दे रहा है, तो हम क्या काम करेंगे, बैंक जाएंगे, बैंक से पैसा लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लेंगे। इससे क्या हो रहा है, मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ रही है। कभी कभी ये क्या काम करता है, इसको बढ़ा देता है, ठीक है। इसको बढ़ाने का क्या मतलब ये है कि हमारी जो महीने की किस्त है ना वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। यदि इसको 8% कर देगा, आरबीआई से एसबीआई ने जो उधार लिया है वो 8% में लिया है, पहले 7.5 था, अब 8% कर दिया है उसने। इसका मतलब ये हो गया है अब बैंक भी अपना जो महीने का किस्त है ना उसको बढ़ाएगा, या फिर आप यदि नया लोन लेने के लिए जाएंगे ना तो वो भी आपको महंगा मिलेगा। इससे क्या होगा, मार्केट में जो पैसा है, मेरी जेब में जो पैसा है वो तो एक किस्त के रूप में ज़्यादा कट जा रहा है। दूसरा ये है कि बैंक ने अपनी जो ब्याज दर है उसको बढ़ा दिया है। इससे क्या होता है, ब्याज दर बढ़ने से इसका सीधा सीधा जो असर रहता है ना, मार्केट में जो मनी अभी सप्लाई हो रहा है उसका डायरेक्टली असर उसके ऊपर पड़ जाता है। इसको हम एक प्रकार से और समझ सकते हैं, देखिए यहाँ पर ये मार्केट है, ठीक है, और ये हो गया बैंक और ये हो गया आरबीआई। अब मार्केट से यदि पैसा को खींचना है तो आरबीआई क्या काम करता है, जो किस्त है ना उसको बढ़ा देता है। किस्त को बढ़ा दिया तो यहाँ का जो पैसा है हमारी जेब का वो जाना चालू हो गया कहाँ, बैंक, और बैंक से कहाँ चालू हो जाता है जाना, वो आरबीआई चालू हो जाता है। सीधा सीधा यदि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो वो क्या काम करता है, हमारी जो रेपो रेट है ना उसको चेंज कर देता है, उसको बढ़ा देगा। इससे जो लोन है महंगे हो जाते हैं, साथ ही साथ में हमारी जो महीने की किस्त है ना वो भी ज़्यादा जाती है। इसके बाद नेक्स्ट वाली जो न्यूज़ हम डिस्कस करने वाले हैं वो यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन रिसोर्स काउंसिल से रिलेटेड है। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, बॉडी है, संस्था है जो कि यूनाइटेड नेशन सिस्टम के अंतर्गत काम करती है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है पूरी दुनिया में ह्यूमन राइट्स को संरक्षित करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए। फॉर्मेशन की यदि हम बात करें तो इसका गठन किया गया था सन 2006 में, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा इसका गठन किया गया था। इसने रिप्लेस कर दिया है, इसके पहले यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स हुआ करता था। तो जो ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर ऑफ ह्यूमन राइट्स है वो सर्व करता है एज ए सेक्रेटरीट के तौर पर, सचिवालय के तौर पर ह्यूमन राइट्स काउंसिल का। एंड ये इसको हम बनाए हैं जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। मेंबर कंट्रीज़ की बात करें तो इसको शुरू में निर्माण किया गया था 47 यूनाइटेड नेशंस मेंबर स्टेट के द्वारा, विच आर इलेक्टेड बाय यूएन जनरल असेंबली। इनको किसने सिलेक्ट किया था, यूएन जनरल असेंबली ने इनको सिलेक्ट किया था, और यही कंट्री मिलकर के किसका निर्माण किए थे, यूएनएचआरसी का निर्माण किए थे। अब न्यूज़ की यदि हम बात करें तो इंडिया इस बार क्या है, अपसेंट मार दिया है यूएनएचआरसी में वोटिंग के लिए। और ये जो रिजोल्यूशन लाया जा रहा था इजराइल के लिए कि आप जो है इमीडिएट सीज़ फायर करिए गाजा में, इसका मतलब ये हो गया है कि हम इस मुद्दे में यस और नो में नहीं हैं, हम यहाँ से अपसेंट हो गए हैं। यदि हम वोट डाल देते यस में तो इसका मतलब ये है भारत चाहता है कि इजराइल सीज़ फायर का पालन करे और जो युद्ध चल रहा है गाजा में उसको रोके। एनसीईआरटी की बुक्स में कुछ कुछ चीज़ें ऐड करी गई हैं और कुछ कुछ चीज़ें हटा दी गई हैं, उसके बारे में एक न्यूज़ आई है। तो इसमें नर्मदा डैम का जो रेफरेंस है उसको ड्रॉप कर दिया गया है, हटा दिया गया है। कक्षा 12वीं की टेक्स्ट बुक की बात करें, एनसीईआरटी का कहना है कि जो डीएनए रहा था हड़प्पन्स रूल्स का, मतलब देखिए आर्यों के प्रवासन को नकार रहा है, हड़प्पा वासियों के डीएनए में निरंतरता आर्यों के प्रवासन को नकारती है, मतलब मैच नहीं खाता, आप ये बोल सकते हैं। इसके अलावा जो पॉलिटिकल साइंस की टेक्स्ट बुक है
It has dropped reference to the Babri demolition and given added emphasis to Ram temple movement. राम मंदिर के लिए जो कहना चाहिए एक प्रकार से रैली निकाली गई थी, आंदोलन किया गया था, उसके ऊपर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। और जो बाबरी मस्जिद को ढहाया गया था उसको क्या कर दिया गया है, ड्रॉप कर दिया गया है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो आज के समय में स्कूल की बुकों में भी यहाँ पर हमको पॉलिटिक्स देखने को मिलती है।